बहुत बहुत स्वागत है नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भोले वाले बच्चों का। MPDLED फर्स्ट ईयर पेपर कोड 800 से प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर होगा तो वह यही होगा। मात्र 25 नंबर का पेपर, 9 नंबर में पास, पर बुलाने में भी दिक्कत, क्योंकि इसमें जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका बेस ठीक नहीं रहता इंग्लिश में, जिस कारण से उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। पर आज हम इसमें देखेंगे, हमारी बुक से तो हम MCQ देखेंगे ही। हालांकि देखो MCQ सिर्फ 5 ही आने हैं, तो बुक्स में इसके ज़्यादा MCQ दिए भी नहीं हैं। तो मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2020 से लेकर 25 तक के, उन सारे जो MCQ थे 5-5, उनको भी एक साथ उठा लिया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा मैं एक वीडियो और डालूंगा इस विषय पर लेकर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए उन्हें बायलिंगुअल तरीके से, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एग्जाम में उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाओ। तो वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है। और चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली जो है टेक्स्ट यूनिट वाइज हम इसको देखेंगे। तो पहला यूनिट है हमारा स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इसका जो है बुक में MCQ यही अकेला दिया था कि एक स्टेटमेंट है, इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। आप इसमें कीवर्ड देख सकते हैं कि मेजर विंडो की बात की गई है इंग्लिश के बारे में। तो वो किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। चलिए अगले देखते हैं हम। तो यहाँ से हमारी यूनिट 2 शुरू हो गई, क्योंकि बुक में ज़्यादा इसके जो क्वेश्चन हैं MCQ के वो दिए नहीं हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए, इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग की बात होती है। जैसे रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि ये बोल रहा है कि जो इंग्लिश बोलने की हैबिट है, आदत है, उसको रोकने में कौन सा कारण आता है, किस कारण से लोग इंग्लिश की अच्छे से हैबिट नहीं बना पाते इंग्लिश बोलने की। एक है रीजनल इन्फ्लुएंस। रीजनल इन्फ्लुएंस मतलब होता है क्षेत्रीय प्रभाव, आप समझ सकते हैं, या मातृभाषा का प्रभाव। तो हाँ, ये तो एक कारण हो सकता है कि यदि आपके आसपास का जो एरिया है वहाँ आपकी मातृभाषा ही मेन है और उसी में सब बात कर रहे हैं, तो आपको हैबिट नहीं बन पाएगी इस इंग्लिश बोलने की। रिट्रैक्टिव इनहेबिटेशन भी सही है। इसके अलावा फिजिकल डिसेबिलिटी भी सही है। फिजिकल डिसेबिलिटी में आपको ये नहीं समझना है कि जैसे हाथ पैर टूट गए हैं उसकी बात हो रही, नहीं। आपकी जबान या आपकी जो जीभ होती है या टंग जो होती है, वह भी तो आपके शरीर का ही भाग है। तो वह भी यदि डिसेबल है तब भी तो आप ठीक से नहीं बोल पाओगे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों इसके सही आंसर हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। अब डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्थोंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इन्हें हम इम्प्योर वोवल कहते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, अंग्रेजी में 20 तरह के वोवल साउंड होते हैं। वोवल साउंड, वोवल नहीं, वोवल 5 ही रहेंगे, उसमें कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर हम साउंड की बात कर रहे हैं। तो 20 तरह के अंग्रेजी में वोवल साउंड हैं, जिनमें से 8 होते हैं डिप्थोंग्स। अब डिप्थोंग से मतलब क्या होता है, तो ये जो डिप्थोंग्स हैं ये दो अलग अलग वोवल साउंडों से मिलकर बनने वाला होता है। इसलिए यानी कि दो अलग अलग प्योर वोवल साउंड जब मिलते हैं तो एक इम्प्योर वोवल साउंड बनाते हैं, जिसे हम डिप्थोंग कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, 12 क्या है आपके प्योर वोवल साउंड है। तो इस तरह से इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में, 1 या नंबर या 2 नंबर आपको दे के जाएगा। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखें। अगला देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। तो इनमें से कौन सा मेथड होगा जो आपकी उच्चारण क्षमता को, यानी कि जो उच्चारण करना होता है, प्रोनाउंसिएशन करना होता है, उसको बढ़ाएगा। एक दिया है इमिटेशन मेथड। देखो इमिटेशन मेथड का मतलब होता है अनुकरण विधि, यानी कि नकल करके चीज़ों को सीखना। तो एक हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वह मातृभाषा को कैसे सीखते हैं, तो इमिटेशन करके ही सीखते हैं। तो ये मेथड भी अच्छा है आपकी प्रोनाउंसिएशन को बढ़ाने में। सब्सिडरी मेथड और फोनेटिक मेथड का संबंध भी प्रोनाउंसिएशन से ही है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे। यूनिट 3 के क्वेश्चन देखेंगे रीडिंग से। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो पठन का शिक्षण है, यानी कि पढ़ाने का जो शिक्षण है, उसका एम या लक्ष्य क्या हो सकता है। प्रोवाइड इम्परफेक्ट टीचर, तो इसका ये लक्ष्य है कि हम इम्परफेक्ट टीचरों को हायर करें, तो बिल्कुल नहीं। टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना, ये अच्छा ऑप्शन है। टू इंक्रीज नो नंबर ऑफ लर्निंग, यानी कि सिखाने की नंबर या संख्या को बढ़ाना, तो ये भी गलत है। टू मेक पीपल हेल्दी, लोगों को स्वस्थ बनाना, तो इसका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही है टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, यह क्या है, एम है एक टीचिंग रीडिंग का। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए,
इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट विथ, तो जो इंटेंसिव रीडिंग होती है इससे क्या मतलब होता है, गहन पठन से, यानी कि गहराई से चीज़ों को पढ़ना इंटेंसिव रीडिंग होती है, जिसमें हम बहुत गहराई से उसका डिटेल समझते हुए पढ़ते हैं। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है यह कैसे स्टार्ट होगी, मॉडल रीडिंग बाय टीचर करके, यानी कि टीचर आपको मॉडल रीडिंग करके दिखाएगा कि ऐसे पढ़ना वैसे, या फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग के रूप में, या क्वेश्चनिंग के रूप में, या कैप्चुलेशन के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है मॉडल रीडिंग बाय टीचर, यानी कि टीचर आपको एक मॉडल को रीड करके दिखाएगा, इसके बाद इंटेंसिव रीडिंग की क्लास में शुरुआत होगी। अब देखिए अगला, मीरा इज़ बेटर देन राधा, इज दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। तो आपको पता होगा 3 तरह की डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो यहाँ पर हमारी बात हो रही है, मीरा इज़ बेटर देन राधा, यानी कि मीरा राधा की तुलना में अच्छी है या बेहतर है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो इसमें कौन सी डिग्री होगी, कंपेरेटिव डिग्री होगी। पॉजिटिव डिग्री तब होती जब सिर्फ ये लिखा होता मीरा इज़ गुड या मीरा इज़ बेटर, तो किसी से उसकी तुलना नहीं हो रही होती, तो पॉजिटिव डिग्री हो जाती। और सुपरलेटिव में क्या होता, उसे सबसे बेस्ट बता दिया जाता, वहाँ बेटर ना होकर क्या लिखता कि मीरा इज़ द बेस्ट अमंग ऑल स्टूडेंट, या जो भी उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है उसमें वह इस तरह से लिखता है, तो वह सुपरलेटिव हो जाती। तो डिग्री आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चन के रूप में। आपको 3 तरह की डिग्री आपको याद रखना है, एक एक और इसका उदाहरण उसमें लिख देना है, तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम, लाउड रीडिंग इनेबल्स द स्टूडेंट। तो जो लाउड रीडिंग से मतलब होता है बोल बोल कर पढ़ना, यानी जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ इस पीडीएफ से बोल बोल कर, इसी को लाउड रीडिंग बोला जाता है। तो यह स्टूडेंट में क्या चीज़ को इनेबल कर देगा, उनमें साइलेंट रीडिंग को बढ़ा देगा, मौन पठन को तो बढ़ाएगा नहीं, कैसे बढ़ा सकता है, मौन पठन को नहीं बढ़ाएगा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ा सकता है, परफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है परफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन सही होगा। कारण क्या है कि जो उच्चारण है, लाउड रीडिंग, देखो बच्चों को हम बोल बोल कर क्यों पढ़वाते हैं, जैसे आप जैसे टीचर बनेंगे तो आप कक्षा में जो क्लास 3, 4 या 5 के बच्चों को कहेंगे कि चलो अब तुम इस पार्ट को पढ़ के दिखाओ, बच्चे बोल बोल कर उस पार्ट को पढ़ेंगे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का रीज़न होता है कि जो उनकी उच्चारण क्षमता है, यानी कि जो शब्दों को बोलने का तरीका है उसमें परफेक्ट हो जाए वो, इसलिए लाउड रीडिंग की जाती है। तो यहाँ पर लाउड रीडिंग का जो कारण है परफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन होगा। अब देखिए, वर्ड विच आर यूज्ड इन स्पीकिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टूड बाय लर्नर इज कॉल्ड। तो ऐसे शब्द जो कि बोलने में, लिखने में और जो सीखने वाला है उसको समझ आते हैं, क्या कहलाते हैं, वर्ड मेथड कहलाएंगे, पैसिव वोकेबुलरी, अल्फ़ाबेटिक मेथड या फिर एक्टिव वोकेबुलरी। तो इसको हम कहेंगे एक्टिव वोकेबुलरी। वोकेबुलरी 2 प्रकार की होती है, एक पैसिव होती है और एक एक्टिव होती है। एक्टिव वोकेबुलरी से मतलब जो है, जैसे अभी मैं जो बात कर रहा हूँ और जिन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, ये शब्द मैं रेगुलर यूज में उपयोग करता हूँ क्योंकि यह मेरे एक्टिव वोकेबुलरी के शब्द हैं, यानी कि ये शब्दों का मुझे मीनिंग भी पता है और इनको मैं यूज भी करता हूँ, इसलिए ये मेरी एक्टिव वोकेबुलरी। लेकिन मेरे पास कई ऐसे शब्द होंगे जिनका मैं रेगुलरली यूज नहीं करता हूँ, लेकिन यदि वो मुझे दिख जाएंगे या सुना जाएंगे तो मुझे उनका मतलब पता है कि इन शब्दों का क्या मीनिंग है, लेकिन मैं उसे रेगुलर में यूज नहीं करता हूँ। यानी कि जो बहुत ही डीप शब्द होंगे, कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो हम रेगुलर यूज नहीं कर पाते, लेकिन हमें लिखा दिख जाए तो हम समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही, उसको बोलते हैं पैसिव और इसको बोलते हैं एक्टिव। तो यहाँ पर आपसे पूछा है शब्द जो कि स्पीकिंग, राइटिंग और चीज़ों को समझने में उपयोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें जो शब्द उपयोग कर रहे हैं वह एक्टिव वोकेबुलरी के हमारे पार्ट होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए, हमारी यूनिट 4 है राइटिंग पर। तो हम राइटिंग से कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं, जैसे वी राइट द स्पोकन वर्ड, द रिटन और द प्रिंटेड वर्ड आर नथिंग बट अ सिंबल ऑफ द स्पोकन वर्ड। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें याद रखना है ब्लूमफील्ड। इसमें से आपको एक कीवर्ड कोई सा देखना है, जैसे इसमें दिया है प्रिंटेड वर्ड्स, तो आप इसको देखिए। प्रिंटेड वर्ड्स की स्टेटमेंट में यदि बात होगी तो ब्लूमफील्ड आपको लगाना है, ऐसा आप कीवर्ड इसको याद रख सकते हैं। और स्टेटमेंट यदि ये आ गई, उसमें आपने देखा अरे प्रिंटेड वर्ड तो मैंने कुछ याद किया था, हाँ तो ब्लूमफील्ड याद किया था, लगा देना। पूरा आपको एक तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है इतना। तो अब देखिए, आगे चलते हैं हम वोकेबुलरी एंड ग्रामर की ओर चलते हैं। तो ये हमारा जो है आखिरी यूनिट है और इसमें हम ग्रामर के क्वेश्चन होंगे कुछ, देखते हैं। जैसे सोहन इज़ अ ब्रेव बॉय, द सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यह सेंटेंस किसका एम्पायर है? यहाँ फिर से हमें डिग्री बतानी है। तो देखो, इसमें भी किसी से किसी की तुलना नहीं हो रही, बस एक बात ही बताई गई है कि सोहन कैसा है, साहसी बालक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे पॉजिटिव डिग्री, यानी कि कोई कंपैरिजन इसमें नहीं दिख रहा है। अब देखो, अब नरेशन पे क्वेश्चन आया, द बॉय सेड टू हिज सिस्टर आई कांट हेल्प यू। तो इसको नरेशन में चेंज करेंगे तो आई का हो जाएगा ही
और कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, और हेल्प तो हेल्प ही रहेगा, और हर की जगह यू की जगह हम इस्तेमाल करेंगे हर। तो यहाँ पर जो नरेशन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट हेल्प हर। तो इस प्रकार से इसका नरेशन बन जाएगा। अब देखिए, मीनिंग ऑफ ग्रामर इज द सेट ऑफ फॉर्मल पैटर्न इन विच द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू कन्वे लार्जर मीनिंग। ये स्टेटमेंट किसकी है, तो ये स्टेटमेंट नेल्सन डब्लू नेल्सन की है, शायद कंफर्म करना तो हाँ ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है डब्लू नेल्सन की है। इन्होंने कहा था कि मीनिंग ऑफ ग्रामर इज द सेट ऑफ फॉर्मल पैटर्न इन विच द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू कन्वे लार्जर मीनिंग। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड देखना है मीनिंग ऑफ ग्रामर, यानी कि नेल्सन ने किसकी बात की, ग्रामर के मतलब को समझाया, और लास्ट में कन्वे लार्जर मीनिंग। इस तरीके से दो दो कीवर्ड आप याद रख सकते हैं इसमें, और डब्लू नेल्सन आपको इसमें लगाना है यदि ये आपके एग्जाम में हॉल में आता है तो। अब देखो यहाँ पर जॉय, हेट्रेड और ग्रीफ ये किस प्रकार की नाउन है, ये हमसे पूछा गया है। देखो जॉय का मतलब क्या है, प्रसन्न होना, खुश होना। हेट्रेड यानी नफरत होता है। ग्रीफ यानी लालच होता है। तो ये यदि हिंदी में देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार के भाव हैं, यानी कि ये कैसी है, भावात्मक संज्ञाएं हैं। अब भावात्मक संज्ञाओं को ही इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा सही है। प्रॉपर नाउन में नाम होते हैं, उनको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें हम द्रव्यों की बात करेंगे, जैसे सोना चांदी ऐसे कुछ द्रव्य होंगे। और कॉमन नाउन जो कि सबको कॉमनली रिप्रेजेंट कर रहे हों, जैसे मैं यदि डॉग बोलता हूँ तो डॉग कई होते हैं, कॉमन नाउन है। मैं क्लास बोलता हूँ तो क्लास में कई बच्चे होते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से होते हैं। तो नाउन, उम्मीद है आपको पता होगा। नाउन के बारे में आपको यदि नहीं पता थोड़ा आप देख लीजिएगा, और नाउन से आपसे क्वेश्चन आएगा जैसे, तो आप आसानी से बना पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ वर्ब, इनमें से कौन सा वर्ब का एक प्रकार है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी या सारे। तो यहाँ पर जी सारी की सारी वर्ब के ही प्रकार हैं। ट्रांजिटिव को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें कुछ कर्म हो रहा हो, और इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया, जिसमें कुछ कर्म का पता न चले। और एक होती है ऑक्सिलरी, यानी कि सहायक वर्ब। तो जो विल, सेल, कैन ये सब होती हैं, इन सबको ऑक्सिलरी वर्ब में रखा जाता है, कैन, कुड, इस तरीके की। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, राम खाना खाता है। तो अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ क्या करके, कि क्या खाता है, तो आप कहें खाना खाता है, तो हाँ ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या का आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ राम सोता है, तो मैं आपसे पूछूं क्या सोता है, तो क्या सोता में आप ये नहीं कह सकते ना कि सोता है, क्या मतलब थोड़ी आएगा उससे। तो वो अकर्मक क्रिया होती है, यानी इंट्रांजिटिव होती है। तो ये वर्ब के प्रकार हैं कुछ, इन पर नज़र रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बुक्स में इसके दिए नहीं थे, तो मैंने फिर क्या किया, प्रीवियस ईयर भी उठा लिए, ताकि आपकी और अच्छे से रिवीजन हो सके, आप समझ सकें किस तरीके के एमसीक्यूज़ को आना है। अब देखिए 2020 से 25 के सारे उठाए गए हैं, तो पहले हम देखते हैं 2020 का। 2020 का पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछता है कि डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एस। तो अभी हमने ऊपर बात की थी इसके बारे में, इम्प्योर वोवल्स इनके कहा जाता है डिप्थोंग्स को। तो इसमें हम लगाएंगे इम्प्योर वोवल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो प्योर वोवल साउंड से मिलकर बनते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बनते भले ही दो प्योर वोवल साउंड्स हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, इस कारण इसको फिर इम्प्योर वोवल बोल दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं मत होना। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। तो इनमें से कौन सा मेथड आपकी उच्चारण क्षमता को बढ़ा देगा या प्रोनाउंसिएशन को बढ़ा देगा, तो इसको भी हम देख चुके हैं। हालांकि अब यहाँ पर कुछ बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि बुक में वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर उसमें घबराना नहीं, आप बस रिवीजन करते रहिएगा, मैं जल्दी जल्दी बताता चलूँगा। जैसे इमिटेशन, सब्सिडियरी और फोनेटिक मैटर हम इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए मीनिंग ऑफ अ ग्रामर। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कीवर्ड आपको ये मीनिंग ऑफ ग्रामर रखना है, और एक लार्जर मीनिंग नीचे रखना है। तो एक किसका स्टेटमेंट आएगा, डब्लू नेल्सन का आएगा। तो ये भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये भी उम्मीद है आपने करा होगा। ये देखिए फिर से वही का वही रिपीट क्वेश्चन है जो हमने बुक से किया था। जॉय, हेट्रेड और ग्रीफ किस प्रकार की नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ वर्ब। तो ये भी रिपीटेड ही है। ऑल ऑफ द अबव क्या है, ये सब वर्ब के ही प्रकार हैं। दूसरे पेपर पे चलते हैं। वोकाइड्स आर ऑल्सो नोन। अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आया है। तो जो वोकाइड्स हैं इन्हें प्योर वोवल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वोकाइड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऐसी ध्वनियाँ जो जब हम हमारे कंठ से निकालते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं, तो वह जो श्वास है उसको सीधा बाहर निकाल दें, यानी कि उसमें कोई चीज़ की अड़चन ना आए, जैसे कोई जवान जीभ या कुछ भी इस तरीके का अड़े ना उसमें, तो उसको बोलते हैं वोकाइड्स। वोकाइड्स तो इस प्रकार से वोकाइड्स क्या हो जाती हैं, प्योर वोवल्स हो जाती हैं, यानी कि शुद्ध स्वर इन्हें कह सकते हैं हम। तो वोकाइड्स को हम प्योर वोवल बोलेंगे। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
अब देखिए द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश, तो अब आपसे पूछा है कि इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। देखो अभी हमने बात की थी वोवल साउंड की, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 20 वोवल साउंड होते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड की यदि बात करूँ तो 24 होते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि इंग्लिश में तो टोटल कितने साउंड होते हैं, तो आप लगाएंगे 44। 44 इसका स्टैंडर्ड आंसर है। 44 प्रकार के इंग्लिश में जो है साउंड होते हैं, जिसमें 20 वोवल साउंड है और 24 क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड है। तो यहाँ पर आंसर 24 होगा। अब देखो साउंड कॉन्सोनेंट, इसमें कन्फ्यूज मत होना कि आप सोचो कि इसमें कॉन्सोनेंट आपसे पूछ रहा है, वो तो 21 ही रहते हैं, 26 टोटल होते हैं, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट और वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, वो अलग चीज़ है और ये साउंड वाली अलग चीज़ है। तो यहाँ पर 24 आपको याद रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं, वोवल साउंड 20 होते हैं, टोटल साउंड 44 होते हैं। द एनिमल इन केजेस वेयर टू द जंगल। अब देखो यहाँ पर बात, पहले आप इसको समझने का प्रयास करो कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है द एनिमल्स यानी कि जो जानवर थे, इन केजेस जो कि किस में थे, केज में थे एक तरीके से, बेयर, और फिर यहाँ पर लिखा है टू द जंगल, तो यहाँ पर हमें लगता है कि वह उससे बाहर निकल गए होंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसी बार वो इस्तेमाल करनी है जिसमें बाहर का साउंड आए, जैसे लेट डाउन ये नहीं आएगी, लेट ऑफ नहीं आएगी, लेकिन देखो लेट आउट में आएगा। द एनिमल्स इन केजेस वेयर लेट आउट टू द जंगल, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेट आउट लगा देंगे। अब देखो देयर इज खालिस्तान वाटर इन द वेल, तो देखो अगर इसमें एनी आता तो यहाँ पर इज नॉट होना चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव वर्ड के साथ ही एनी लगाया जाता है। तो नॉट इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो इसका तो आना नहीं है। नन होगा नहीं। अब देखो देयर इज नन वाटर, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। देयर इज मैनी वाटर, देखो मैनी का उपयोग हम तब करेंगे जब हम कोई चीज़ गिन सकें, जैसे मैनी पीपल यानी कि लोगों को हम गिन सकते हैं तो हम मैनी लगा सकते हैं, लेकिन पानी को हम गिन तो नहीं सकते, तो मैनी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो बचा हुआ मच यहाँ पर आ जाएगा, देयर इज मच वाटर इन द वेल, यानी कि कुएं में पर्याप्त पानी है। अब देखिए सी कट हर फिंगर, तो उसने अपनी फिंगर किससे काटी होगी, अ नाइफ, तो नाइफ, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, विथ अ नाइफ, यानी कि उसने अपनी फिंगर चाकू से काट ली। हिंदी में इसको ऐसे ही बोलेंगे। वैसे यदि इसका लिटरल मीनिंग निकालो तो क्या रहेगा, चाकू के साथ काट ली, क्योंकि विथ का मतलब साथ होता है। तो इसका सही आंसर विथ होगा, फॉर्म नहीं होगा, टू नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। अब देखो 22 के देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो इंग्लिश की भाषा में या कोई सी भी भाषा में 4 स्किल होती हैं, LSRW। तो प्रोडक्टिव स्किल उन स्किल्स को कहा जाता है जिनसे कुछ प्रोडक्ट बाहर निकले, यानी उत्पाद बाहर निकले, जैसे ए वाली, दूसरी और चौथी, स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग में क्या होता है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कुछ उत्पाद बाहर निकाला हूँ, आपको कुछ चीज़ समझ आ रही ना, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, यानी कुछ बाहर निकल रहा है। तो स्पीकिंग और ऐसे ही मैं कुछ लिखूंगा तो उससे भी, तो ये क्या हो जाती है, प्रोडक्टिव। और ये दोनों यानी कि लिसनिंग और रीडिंग, इनको बोलेंगे हम रिसेप्टिव स्किल, यानी कि ग्रहण करने वाली स्किल, यानी कि जब आप सुनते हो तो कुछ चीज़ ग्रहण कर रहे हो, इसके अलावा पढ़ रहे हो तब भी आप कुछ चीज़ ग्रहण कर रहे हो अंदर, तो ये क्या है, रिसेप्टिव है। और स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, ये क्या है, प्रोडक्टिव है। इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस इंग्लिश में, तो आप इनको अच्छे से समझ के चलिएगा और देख ही लीजिएगा। चारों स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, तो अब हमें ऐसे मेथड को बताना है जो कि उच्चारण क्षमता या प्रोनाउंसिएशन को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर फिर से ये रिपीटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीनों ही जो है प्रोनाउंसिएशन को बढ़ाने वाली मेथड है, इमिटेशन, सब्सिडरी और फोनेटिक। तो इसको देख कर चलना। अब देखो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हमने अभी किया था प्रीवियस ईयर में, जो कहते हैं फिर से रिपीटेड हो गया। तो इसमें कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद देखो साइनम्स ऑफ पार्डन, यानी कि यहाँ पर आपसे पार्डन शब्द के पर्यायवाची पूछे गए हैं। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ करना। देखो अब एक्सक्यूज़ करना वही होता है, आप जब किसी को रास्ते में माफ़ किया जाएगा तो आप उससे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, तो उसका मतलब होता है माफ़ कीजिए। तो एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है, माफ़ करना। ओवरलुक यानी कि चलो छोड़ दो यार, देखेंगे फिर, ऐसा मतलब एक तरीके से माफ़ करना ही। और फॉरगिव, वो भी माफ़ करना, लिटरल मीनिंग ही फॉरगिव का क्या है, माफ़ करना। तो पार्डन के यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों साइनम्स होंगे। यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द एबव लगाना है। अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशनशिप इज कॉल्ड, तो ऐसे शब्द जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में कुछ रिश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को बीच में संबंध दर्शाने के लिए उनके पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखो 23 का क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल ग्रामर, तो जो थियोरेटिकल ग्रामर है इसी को हम फॉर्मल ग्रामर के नाम से जानते हैं। फंक्शन, स्ट्रक्चर और जनरेटिव नहीं लगाना है, इसको याद कर लो आप। फॉर्मल ग्रामर को ही, यानी कि जो औपचारिक ग्रामर है उसी को हम थियोरेटिकल ग्रामर भी कहते हैं।
अब देखो साइनम्स ऑफ द वर्ड पार्डन, देखो ये फिर से रिपीटेड है, फॉरगिव, एक्सक्यूज और ओवरलुक तीनों ही इसके हैं, तो आप इनको याद रखना, हो सकता है फिर से रिपीट हो। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशनशिप इज कॉल्ड, ये भी रिपीटेड है, क्या बोलते हैं उसको, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब देखो हाउ मेनी वोकल साउंड आर देयर इन इंग्लिश, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने 44 आंसर ही नहीं दिया है, सॉरी इसमें वोकल साउंड की बात हो रही है, टोटल साउंड की बात नहीं हो रही, तो इसका जो आंसर है 40 ही होना चाहिए। और यदि यहाँ पर साउंड की बात हो रही 40, बोर्ड आंसर की ऑप्शन स्टैंडर्ड इज 20, वोवल 44 टोटल। हाँ, तो जो साउंड टोटल होते हैं 44 होते हैं, यदि आपको 44 ऑप्शन में नहीं दिया तो वो वोकल साउंड की बात कर रहा है, फिर आप 40 लगा सकते हैं, 40 हो जाएगा फिर सही। वैसे यदि आपसे पूछे टोटल इंग्लिश में कितने साउंड हैं तो 44 होंगे, लेकिन वोकल साउंड थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे, हो सकता है इसलिए इसका आंसर 40 सही दिया है, इसलिए इसमें 44 ऑप्शन भी नहीं दिया है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल, तो इनमें से कौन सी रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील स्किल होगी, तो सबसे पहले आप लिख लेना LSRW, और मैंने बोला था पहला और तीसरा इसे रिसेप्टिव में, दूसरा और चौथा इसे किसमें, प्रोडक्टिव में, तो लिसनिंग और रीडिंग। तो यहाँ पर आप देखो लिसनिंग और रीडिंग कहाँ लिखी है, ये लिखी है, तो लिसनिंग और रीडिंग क्या हो जाएंगी आपकी, रिसेप्टिव स्किल हो जाएंगी। अब देखो 24 के देखते हैं, देयर आर खालिस्तान डिप्थोंग्स इन इंग्लिश, तो कितने डिप्थोंग्स इंग्लिश में, अभी मैंने ऊपर आपको सबसे पहले बताया था कि 8 प्रकार के डिप्थोंग, 12 प्रकार के शुद्ध वोवल साउंड यानी प्योर वोवल साउंड, इनको टोटल मिलाकर वोवल साउंड कितने बनते हैं, तो 20 बनते हैं, तो इसको याद रखना है। स्पीकिंग इज आ स्किल, किस प्रकार की स्किल है, तो वही हमें LSRW लिख लेना, और आप देखना कि स्पीकिंग यहाँ पर लिखा है दूसरे नंबर पर, दूसरी और चौथी क्या होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं, तो प्रोडक्टिव पर लगा देना। फिर देयर इज खालिस्तान वाटर इन द टैंक, मैनी मच, अब देखो देयर इज मैनी, वाटर को हम गिनते नहीं तो मैनी के वहाँ देखो कंटेंट वही है ना, कंसेप्ट वही है, बस इस बार थोड़ा वर्ड चेंज कर दिए गए हैं, बाकी आपसे मैनी मच और उसका ही उपयोग पूछा है, तो देयर इज मैनी तो नहीं आएगा, और एनी क्यों नहीं आएगा, मैंने बताया यदि नेगेटिव सेंटेंस होता तब हम एनी लगा सकते थे, और अल्टर इसका नहीं है, इसका में भी मच ही आएगा, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, तो हम लिखते हैं कि हाँ चलो पर्याप्त है पानी टैंक में, थोड़ा घुमा दिया है, उसमें बेल मेल करके था और इसमें ऐसा किया है। द फ्रॉग जम्प्ड, कहाँ जंप करेगा, इनटू द वॉल, इनटू द बेल यानी कि कुएं में कूद गया, मेढक कुएं में कूद गया। द बॉक्स इज टू हैवी, यू कैन नॉट, कुड, मी, कैन, तो यहाँ पर जो है कैन सही है, आप इसको नहीं उठा सकती, कैन नॉट लिफ्ट इट। अब देखो 25 में देखते हैं, आ खालिस्तान इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू प्योर वोवल साउंड, तो दो प्योर वोवल साउंड मिलाकर क्या बनता है, तो नेजल साउंड तो नहीं बनेगा, प्योर वोवल नहीं बनेगा, क्या बनता है, डिप्थोंग, डिप्थोंग को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर वोवल साउंड, इसको भी याद रखना है। अब देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार डिप्थोंग आपका रिपीट हुआ। द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ स्पीच इज नोन एज, तो जो इसको बोलते हैं हम फोनेटिक्स, फोनेटिक्स स्टडी ऑफ साउंड ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज फोनेटिक्स। वर्ड्स इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहाँ पर पूरा टेंस है एक, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रेजेंट और कंटिन्यूस टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के बाद एजएमआर, या बर्ड्स जो कि सब्जेक्ट प्यूलर है तो आर आएगा, और फिर उसके बाद ING वाली वर्ब की फॉर्म यानी फ्लाइंग, और इन द स्काई, यहाँ पर स्काई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ मंकी इज, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि बाय लगा था तो लोगों को लगा बाय हटा के IES लगा इस प्रकार, लेकिन कुछ नहीं करना था, बस एस लगा देना था, यानी कि मंकीज कर देना था, तो ये उसका बहुवचन हो जाता है, मंकी का मंकीज यानी बंदर बंदरों, ठीक है। अब देखिए रीअरेंज द लेटर एंड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड, तो ये काफ़ी सिंपल होगा, ये आप कर सकोगे, आपको कुछ नहीं देखना, इनमें देखना है कि इसमें जो आपको ये वर्ड दिए हैं ये सारे कंट्री में है क्या, तो आप देखोगे नहीं है, क्या इसमें काउंटलेस में है क्या, तब देखोगे नहीं है, काउंटिंग में है क्या, नहीं है, लेकिन जब आप कंटिन्यूस में देखोगे तो यही सारे वर्ड हैं, तो इस तरीके से आपको वहाँ मिला लेना, जो कि सिंपल होता है सब कर देंगे। तो ये थे 2025 से 20 से 25 तक के क्वेश्चन, और हमारी बुक के भी हमने जोड़ दिए, क्योंकि सिर्फ 5 ही आने हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे यानी कि OT आएगा, तो काफ़ी सिंपल रहेगा, थोड़ा एक दो में आपको दिक्कत आ सकती है, तो वो शायद मेरे इस वीडियो से कवर हो जाए, वो भी हो जाए तो अच्छा ही है, और आपकी उम्मीद है 5 नंबर यहाँ से बन जाएँ, और फिर आपको सिर्फ 4 नंबर का खेल रहे। अब देखो ये वीडियो के बाद एक वीडियो और मैं डालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवा के, जिसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा और करवाऊंगा, ताकि आपको यदि इंग्लिश में याद नहीं भी हो पा रहा है तो आपको हिंदी याद रहे, जिससे आप क्या होगा कि एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ उस विषय में लिख के आ जाओ। तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 2020 से लेकर 25 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक जितने क्वेश्चन आए, उसमें हम एप्लीकेशन और लेटर को किस तरीके से लिखना है, राइटिंग किस तरीके से करनी है, वह भी देखेंगे। इसके अलावा यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है
और इस एग्ज़ाम में दिक्कत है तो आप मेरे नोट्स खरीद सकते हैं। अब मैं इनको बहुत सस्ते में देने वाला हूँ, सिर्फ 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में आगे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे और काफ़ी आसानी से आप इन्हें पढ़ पाओगे और सिंपली आप इनको समझ पाओगे। और इससे क्या होगा कि आपकी जो है डीएलएड की में परसेंटेज में वृद्धि होगी। डीएलएड की परसेंटेज की वृद्धि आगे चलकर हो सकता है आपको गेस्ट टीचर के लिए फ़ायदा दे, बेनिफिट दे, तो आप ही से उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप सबको गवर्नमेंट जॉब एक साथ तो नहीं लगेगी, तो कुछ पहले गेस्ट टीचर भी बनेंगे। तो यदि आप ऐसा है तो उसके लिए भी तैयार रहें। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।